What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, जिंदगी में ना हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें तो आती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये लगता है ये दिक्कत तो आ तो गई है, पर देखना पड़ेगा इसका सोल्यूशन क्या करना है। ठीक है, दूसरा इंसान ये कहेगा यार ये दिक्कत मेरी जिंदगी में कैसे आ गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये दिक्कत मेरी जिंदगी में आ गई है। अब यहीं से ही दोनों को प्रॉब्लम को डील करने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाएगी। पहले वाला जिसने बोला कि हाँ यार ये दिक्कत आ गई, अब देखना है इसको कैसे डील करना है, वो उसके सॉल्यूशन खोजना स्टार्ट कर देगा। और दूसरे वाला जो बोल रहा है यार जिंदगी में यार ये दिक्कत मेरी में ही क्यों आ गई, वो वहां पर उसके नीचे दबना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो पहले वाला है वो भले ही आराम आराम से चले, चाहे चींटी की चाल पर, कछुए की चाल पर चले, वो आराम आराम से अपने आप को थामता थामता उस दिक्कत से बाहर निकलता हुआ चला जाएगा। पर लेकिन जो दूसरे वाला है वो फ्रस्ट्रेट होता हुआ, इरिटेट होता हुआ उस प्रॉब्लम के नीचे दबता हुआ चला जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि पहले वाला यानी फर्स्ट इंसान आप लोगों को बनना है या फिर सेकंड इंसान? बताइए। ए अगर ए बोलूं फर्स्ट वाले को और बी बोलूं सेकंड वाले को, तो कौन सा इंसान आप लोग बनना चाहते हैं ये आप लोगों को बताना है। और अपने मन में ये सोचिए आप लोग कौन सा इंसान है, ये पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है। अपने मन में सोचिए आप लोग कौन सा टाइप के इंसान है, ठीक है, और कौन सा बनना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो इससे आप लोग अपने आप को देख पाएंगे कि रियलिटी में मैक्सिमम लोग अगर अपने आप के गिरेबान में झांककर देखेंगे तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। दिक्कत आई और फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गए, अब इसके बाद में ये समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। तो अपने आप को उस कैटेगरी से आप लोगों को निकालना है और पहले वाली कैटेगरी में लेकर आना है। और पहले वाली कैटेगरी में ही इंसान जो है वो आगे चलकर एक लीडर की क्वालिटी डेवलप करता है, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ये है कि दिक्कत तो आ गई है, तो अब ये बता दो अब निकलना कहां से है यहाँ से। ठीक है, तो कैसे निकलना है भैया, ये अगर आप लोगों को पता चल गया तो फिर कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा कि जिंदगी में हमेशा अपने आप को न्यूट्रलाइज रखने की कोशिश करो। फ्रस्ट्रेट, इरिटेट होकर किसी का ना तो भला हुआ है और ना ही आप लोगों का भला होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी देकर जाएंगे। शानदार डिस्कशन रहने वाला है। कैसा रहा आज का आपका दिन, किस तरीके से आप लोगों ने नए दिन में कुछ चेंज किया अपने दिन के, अपने शेड्यूल के अंदर? अगर हाँ तो बताइए, और अगर ना तो इसका मतलब है कि आप लोगों की जिंदगी परफेक्ट चल रही है। अगर परफेक्ट चल रही है तो एंजॉय करते रहो, और अगर कोई दिक्कत है तो चेंज करने में डरा नहीं करते, क्योंकि चेंज करते ही जिंदगी में जो है वो आप लोगों को सही डायरेक्शन में चीजें हैं दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। पर लेकिन जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लेक्चर को टकटकी लगाकर देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर सिखाकर जाऊंगा जिससे कि आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। पहले एक ओवरव्यू यहाँ पर लेते हैं, आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट रिसेंटली अभी न्यूज में है, आखिर क्यों है न्यूज में, पूरा बातें करूंगा डिटेल में, और कई सारी नई ताजी बातें आप लोगों को बताकर जाऊंगा। ठीक है, क्या क्या मुद्दे हैं सारा समझेंगे। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो कि यहाँ पर जब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में अगर इंप्लीमेंट करना है तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनको अगर पावर देनी है, स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय करनी है, तो यहाँ पर किसके थ्रू किया जाता है, किस एरिया में, यहाँ पर तो सेक्शन कौन सा है, यहाँ पर कौन सा सेक्शन है। अगर यहाँ पर कल को कुछ गलती भी हो जाए, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थे तो उनके खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बोला गया है कि यहाँ पर ये सेक्शन जो है तो एग्जीक्यूटिव परमिशन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, तो कौन सा सेक्शन यहाँ पर ये बात करता है ये भी आप लोग को बताना है। सबसे पहली बार देश में अंग्रेजों के टाइम पर हमारे देश में ये सेक्शन इंप्लीमेंट भी किया गया, तो किसने इसकी मार झेली सबसे पहले, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर यहाँ पर इसकी मार झेली गई। तो जानेंगे पूरा डिटेल में। अगर बात करूं यहाँ पर डेटा रिलीज किया गया है यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में, तो बात करूंगा 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी है और पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। बात की जा रही है ओपन डेफिकेशन फ्री ये विलेज के बारे में, तो यहाँ पर कितना आंकड़ा भी पार कर लिया है ओपन डेफिकेशन फ्री में, और टॉप पर कौन सा राज्य है। ओपन डेफिकेशन फ्री कोई बोले तो क्या मतलब है इसका, कि खुले में शौच करने से बेसिकली बचना, ठीक है, उससे लोगों को रोकना, क्योंकि खुले में शौच करने से दुनिया भर की बीमारी देखने को मिलती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, तो काफी कुछ आर्टिकल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, काफी बेसिक और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में आप लोग चीजें जान पाएंगे। ठीक है, मंथली करंट अफेयर की वीडियो जो है वो ऑलरेडी आप लोग की अपलोड कर चुका हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो बताएगा। पीडीएफ भी उसकी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, टेंशन मत लेना, सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो जाकर आप लोग देख लेना। यहाँ पर 2 टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें हैं विकसित। ये मंथली करंट अफेयर की वीडियो होगी, दो नहीं मतलब 3 टेलीग्राम ग्रुप है। एक में आंसर राइटिंग आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली आंसर राइटिंग ग्रुप हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं सारे ग्रुप जिनको आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आप लोगों को पे नहीं करना है इनका, बस अपनी पढ़ाई को अच्छी डायरेक्शन देनी है।
इंपॉर्टेंट डे के साथ में स्टार्ट करूंगा। ये बेसिकली जो डे है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म क्या होता है अगर बेसिकली बोले तो कई सारी ऐसी बीमारी होती है जिनको नॉर्मली हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि पब्लिक में घुलते मिलते नहीं है, ठीक है। शर्मीले टाइप के बच्चे, कोई भी घर में मेहमान आ जाए तो तुरंत वो बेसिकली एक कमरे में जाकर घुस जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं यार हम लोग को बेसिकली यहाँ पर इनके सामने नहीं आना चाहिए। तो वो जो चीजें होती हैं वो होती है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म बेसिकली यहाँ पर बच्चा जो रहता है वो अपने आप को सोशली ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऑटिज्म जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एक तरीके से एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है कई बार जो है शर्मीला रहता है, इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। एक तरीके से उसकी जो एज होगी और जो उसका एक तरीके से जो उसका नहीं एक तरीके से जो मतलब जो उसका उम्र होगी और जो उसकी बॉडी होगी और एक तरीके से जो उसकी मेंटल जो एबिलिटी होगी उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। बच्चे की जो ब्रेन की एबिलिटी है जिसमें वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है आगे लेकर चलता है वो उसके ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से उसको आगे भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। पर लेकिन हम लोग जो है हम लोग इसको समझ नहीं पाते जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। ये बीमारी किसी भी कंट्री में हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये किसी भी देश में बच्चों को देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये जो डे भी है ये वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जा सके। देखिए जब बच्चा होता है ना उसको ऑब्जर्व करना काफी जरूरी है कि बच्चा चीजों को देख कैसे रहा है, समझ कैसे रहा है। उसके बारे में जब आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी चीजों को आप लोग आगे लेकर चल पाएंगे। तो 2 अप्रैल जो है यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑटिज्म और एक तरीके से एजुकेट करने के लिए लोगों को, ठीक है। इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ये अब की बार की थीम है। यानी कि अगर एजुकेशन यहाँ पर लोगों को दी जाए तो कहीं ना कहीं इन सब बीमारियों को भी हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो ग्लोबल जो इनइक्वालिटी होती है एजुकेशन में उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है और यहाँ पर जो भी लोग ऑटिज्म फेस करते हैं उसको टैकल करने की बात की जा रही है। और जब भी यहाँ पर इनइक्वालिटी के बारे में बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बात करता है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए और इसी के साथ में यहाँ पर रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी। किसी भी तरीके से सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और हमारा संविधान जो है उसमें भी आप लोगों को फंडामेंटल राइट जो है वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हैं कि भेदभाव जो है वो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रीजन के नाम पर, बर्थ के नाम पर, कहां पर वो पैदा हुए, तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके आप लोग समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बताएगा फिर उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट और एक बेहतरीन आर्टिकल है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर यहाँ पर कवर किया गया ओपन डेफिकेशन फ्री के बारे में। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौच करना, यानी कि खुले में शौच करने से रोकने के लिए हमारी कंट्री में ओपन डेफिकेशन फ्री ये प्लस करके यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2020 में। इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे कई सारी। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में है तो इसके बारे में बातें करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और इसी के साथ में आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ के साथ भी इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं क्योंकि ओपन डेफिकेशन फ्री का डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को हमारी हेल्थ के साथ भी कनेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है? इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनको ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पर कर दिया गया है। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौच करने से अब यहाँ पर उनको बेसिकली एक तरीके से निजात मिल गई है। अब खुले में शौच करते हुए यहाँ पर ये एरिया नजर नहीं आएंगे। लगभग 50,000 का ये आंकड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि खुले में शौच करने से यहाँ पर आज के डेट में विलेज जो है वो फ्री कर दी गई है। सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि जो भी राज्य यहाँ पर खुले में शौच करने से मुक्त अभी यहाँ पर किए गए तो उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। पहले नंबर पर है तेलंगाना, दूसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर है तेलंगाना, दूसरे पर हो गया तमिलनाडु और चौथे और तीसरे पर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेगा, पहले यहाँ आ रहे हैं और फिर यहाँ पर इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये है एरिया जहां पर सबसे ज्यादा लोग हम लोग हैं जिनको ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पर बना चुके हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी अच्छे से यहाँ पर अवेयरनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी और लोग जो है इससे दूर होते हुए नजर आएंगे। अगर ये तीनों में से कोई भी आप लोगों को पूछ ले नहीं कौन सा टॉप पर है तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है स्वच्छ भारत मिशन जो कि हमारे देश में चलाया गया। पहले आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा खुले में शौच करना एक तरीके से बड़ा ही एक नेचुरल चीज मानी जाती थी और खासकर घर में शौचालय को गलत तरीके से देखा जाता था। पर लेकिन फिलहाल 2014 में जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई ये पूरा नजरिया ही चेंज कर दिया गया कि ऐसा भी कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसका फेज 2 यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2020 में और इसमें बोला गया कि ओपन डेफिकेशन जो यहाँ पर फ्री प्लस यहाँ पर बेसिकली बनाना है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस 2024 तक का टारगेट यहाँ पर रखे गए हमारे देश में। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें जो गवर्नमेंट है उसका जो टेन्योर है वो भी 2019 से लेके 2024 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो इनका ये टारगेट है कि अपने ही टेन्योर में यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पर बना दिया जाए, जो भी आसपास वाले गांव देखने को मिलते हैं, ताकि गांव को अगर हम लोग सुधार पाए तो फिर वहां से कई सारी चीजों को हम लोग सुधार पाएंगे। अभी यहाँ पर ये बात करें ओपन डेफिकेशन फ्री के बारे में, तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। एक तो यहाँ पर राइजिंग कैटेगरी, एक एस्पायरिंग और एक मॉडल। तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर बेसिकली बताया जाता है कि कैसे कैसे ओपन डेफिकेशन फ्री यहाँ पर चल रही है। और देखिए, जब ओपन डेफिकेशन फ्री होगा तो खुले में शौच नहीं होगा, तो वो तो एक अलग चीज होगी। इसी के अलावा भी और भी कई सारी चीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पर साफ सफाई रखने के लिए गांव वाले एरिया में चीजें चलाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गोवर्धन स्कीम हो गई यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था कि गोवर्धन स्कीम के थ्रू अभी हम लोग यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम लोग गांव में भी खासकर रिन्यूएबल एनर्जी का काम हम लोग कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करना मतलब क्या है, एक ऐसा वेस्ट जो कि यहाँ पर जिसको हम लोग खाद बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप लोगों ने गांव में नॉर्मली देखा होगा कि कूड़ा इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, फिर उनको उठाकर खेतों में लेकर जाते हैं। तो वो सारी चीजें, अगर उसके अंदर प्लास्टिक हो जाती है तो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसको यूज करना। ठीक है, ग्रे वाटर को मैनेज करना और फिकल स्लज मैनेजमेंट करना, तो जिससे कि यहाँ पर जो गंदगी है उसको टैकल किया जा सके। कहीं ना कहीं अगर पुराने टाइम पर आप लोग चीजों को देखोगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था, खासकर जब कुष्ठ की बीमारी हुआ करती थी। कुष्ठ रोग जो है ना, उसमें लोगों को बेसिकली टच करने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी हुआ करती थी, तो जिसके चलते काफी सारा काम वहां पर किया गया। तो उसी के पैटर्न में अभी आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, काफी कुछ हम लोगों ने इंप्रूव कर लिया है। पर लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जो है वो यहाँ पर एक 4 चांद लगाने वाली बात है, ताकि हम लोग सिचुएशन को सुधार सकें। ओपन प्लस विलेज प्रोग्राम जो है, ये एक तरीके से कंपटीशन की स्पिरिट लेकर आता है और लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ाता है और संपूर्ण स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बस भाई साहब आधा आधा निपटा लिया, आधा आधा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फोकस करना है यहाँ पर ओपन डेफिकेशन प्लस के बारे में। टोटल जो बजट है इसके लिए यहाँ पर लगभग 52,497 करोड़ रुपए दिया गया, और इसका टारगेट कब तक है यहाँ पर 2021 से लेके 2021 से लेके 24-25 तक का। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कब तक का इसको यहाँ पर रखा गया फेज सेकंड में, जो ग्रामीण वाला एरिया है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है आप लोगों को बताना है। उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली प्रपोज किया गया था 30,375 करोड़ रुपए की रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए, कि गांव में जो पानी है वो सही तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके। इसी के साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है, जो ग्राम पंचायत होती है, तो उसके चलते भी यहाँ पर चीजों को सिचुएशन को सुधारा जा सके। ठीक है, तो वो भी इंक्रीज किया गया था 2 से लेके 3 लाख तक का। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें कम्युनिटी मैनेज सैनिटरी कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए, यानी कि जिनको कम्युनिटी मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये फोकस देखने को मिलेगा। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, तो अगर कोई भी काम आप लोग करना है ग्राउंड लेवल पर, तो सबका साथ सबके विकास वाली बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग फोकस रखकर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। अभी आप लोगों को पता है हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पर अपनी सारी जो ग्राम पंचायतें हैं, खासकर जो ग्राम वाला एरिया है, उनको हम लोग स्वच्छ बनाएं। तो अमृत जो आजादी का अमृत महोत्सव है, उसमें जो बेसिकली बात की जा रही है, ओवर 1 करोड़ फ्रॉम जो 22,000 ग्राम पंचायत है पार्टिसिपेट करेंगे कई सारे सफाई वाली एक्टिविटीज में, क्योंकि लोगों को साथ में लेकर आएंगे तो तभी हम लोग यहाँ पर लोगों को अच्छे से चीजें प्रोवाइड करा पाएंगे। और इसका सीधा सीधा पर्पज क्या होगा कि ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव को इंप्लीमेंट करना। देखिए, बातों ही बातों में अगर बात करें कि एक मुझे जोक याद आ जाता है। एक बेसिकली टीचर जो था वो बच्चों को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो बच्चे जो पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे थे, तो टीचर क्या ले गया, बच्चों को उनको घुमाने के लिए बाग में ले गया। ठीक है, तो बाग में ले जाकर उनको बताने लगा, बायोलॉजी का टीचर था, तो बाग में जाकर बताने लगा, ये देखो ये है पर्टिकुलर आम। ठीक है, आम जो है ऐसे ऐसे उगाया जाता है, फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखते हैं। मतलब एक तरीके से कैसे आम उगाया जाता है वो फिजिकली क्लास में बैठ, मतलब एक तरीके से थ्योरी के थ्रू उन्हें पढ़ाकर प्रैक्टिकलिटी उन्हें दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली सबको मजा आ रहा था कि हाँ यार प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीजें देख रहे हैं। उनमें से एक बच्चा समझ गया, ओ तेरी टीचर तो बोल रहे थे खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हम लोग को। तो वही बातें हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली वैसे हम लोग अपने लोकल एरिया पर काम कर रहे हैं कि हम लोग स्वच्छ करेंगे भारत, वो सारी चीज करेंगे, पर इनडायरेक्ट वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है हम लोग उसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल टारगेट भी हम लोग अचीव कर सके। मतलब क्लीन वाटर और सैनिटेशन, ये सस्टेनेबल गोल 6 यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। तो वही बातें हैं, ये सारी चीजें आप लोग अगर समझोगे तो फिर आप लोग इसको अच्छे से आंसर राइटिंग में भी यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पज हो गया। स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण वाला, वो बेसिकली अप्रूव किया गया फरवरी 2020 में। और इंपॉर्टेंट एक मुद्दा यह है, इसकी मिनिस्ट्री जरूर याद रखेगा, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। ओपन डेफिकेशन फ्री, अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो एक तरीके से बहुत बड़ा रोल यहाँ पर क्या रहता है, बिहेवियर चेंज का।
पुराने टाइम पर आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा कि बाहर शौच करने जाया करते थे, पर लेकिन आज की डेट में घर में ही शौचालय बना दिए गए। तो इससे क्या होता है, एक पहले टाइम पर वो एक तरीके से जो आदत थी वो पहले छुटाई गई यहाँ पर लोगों की, और उसके बाद में चीजें आप लोगों को चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर इसके चलते फिर चीजों को मैनेज भी करना स्टार्ट कर दिया, जो भी गंदगी है उसको साइड में। तो यहाँ से चीजें पैटर्न में चलती है और तब जाकर सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को निकलता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि एग्जाम में भी आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है यहाँ पर, ये बेसिकली एक सस्टेनेबल वे में चीजों को अचीव कर चुका है यहाँ पर फर्स्ट फेज में। अभी यहाँ पर सेकंड फेज में उसको एक्सटेंड किया गया और अच्छे लेवल पर। अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया आने वाले टाइम में अभी यहाँ पर काफी सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट की जानी है। एक एरिया के बारे में मैंने बताया, इंप्लीमेंटेशन का टाइम ये है, और बाकी पैसा काफी लार्ज स्केल पर खर्च किया जाएगा। मैंने पानी के बारे में बताया कहां खर्च क्या क्या करना है। अभी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें खर्च की जानी है। ठीक है, ट्विन पिट टॉयलेट यहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें वाई मॉडल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो 2 गड्ढे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर प्रॉपर एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू आगे चलकर फिर यहाँ से खाद भी निकाल लिया जाता है। तो आप लोग ये समझेंगे यहाँ पर कि सॉलिड और लिक्विड मैनेजमेंट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये सारे तरीके हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनको समझ सकते हैं। तो ये काफी अच्छा तरीका आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पैसा कहां से आ रहा है। पैसा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला पैसे दे रही है, ये एक तरीके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है, वो स्कीम जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर पैसा देती है, उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर जो नॉर्मल राज्य हैं वहां पर अगर बात करें तो 60% यहाँ पर सेंटर देगा, 40% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट देगी। और बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट के और जो स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं जहां पर पहाड़ी वाला इलाका है, 90% यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। और बाकी जो यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में, जो कि आज की डेट में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, वहां से सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देने वाली है। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा यहाँ पर काम होता आप लोगों को नजर आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अच्छे लेवल पर हम लोग चीजों को मैनेज कर पाएंगे इस सेकंड फेज में, इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो ऐड की गई वो है यहाँ पर सॉलिड लिक्विड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, यानी कि गांव वाले एरिया में भी हम लोगों ने प्लास्टिक को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। शहर में तो प्लास्टिक देखने को मिलती है, तो इसके चलते इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, प्लास्टिक को भी मैनेज किया जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं उसको सुधारा जाएगा, कहां कंपोजिट खाद के तरीके से यूज करना है, वेस्ट कैसे, ये सारी चीजें मतलब एक तरीके से इनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में पूरी कंट्री की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी अगर हम लोग गांव की सिचुएशन को इंप्रूव कर रहे हैं। तो एक लार्ज स्केल पर चीजों को आगे देखकर चला जा रहा है। जो फर्स्ट फेज था यहाँ पर 2014 में उसको स्टार्ट किया गया था, लगभग 10 करोड़ इंडिविजुअल जो टॉयलेट वो है हमारे देश में बनाए गए। और फिर दूसरी स्कीम जैसे कि गोवर्धन, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी, ये भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया आप लोगों को। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक जो भी यहाँ पर बायो एग्रो रिसोर्सेज होते हैं उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो बेसिक मुद्दा यहाँ पर यही कि कैसे यहाँ पर इसको संभालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस आप लोग यहाँ पर देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर सोल्यूशन निकाला गया। ठीक है, गोवर्धन स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बेसिकली वेस्ट को मैनेज करना, और इसका टारगेट है वेस्ट से वेल्थ निकालना, यानी कि गोबर से धन, नाम भी इसलिए रखा है गोवर्धन। ठीक है, तो कोई एक तरीके से कलाकारी आदमी होगा जिसने इसका नाम दिया होगा ऐसे ऐसे नाम निकाल कर लाया जाता है ताकि लोगों को सुनने में भी अच्छे लगे और उसको इंप्लीमेंटेशन करना भी आसान किया जाए। तो ये होता है बेसिकली जब आप लोग कल को चलकर एक आईएएस ऑफिसर बनोगे ना, तो ये सारे काम आप लोग के होंगे। कोई स्कीम को फॉर्मुलेशन करना, उसका नाम रखना, तो इसके एक्रोनिम बनाना ताकि लोगों को आसानी से समझाया जा सके। तो ये क्रिएटिव माइंड की एक क्रिएटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आगे चलकर आप लोग भी इस काम को करते हुए नजर आओगे। तो अगर कहीं पर कुछ ऐसा सोचने को मिले कुछ डिफरेंट तरीके से, तो उसके ऊपर जरूर फोकस किया करो। ठीक है, आगे बात करें इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन के बारे में बात की गई, जैसे यहाँ पर एक टॉयलेट बनाए गए। तो अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर लगभग यहाँ पर एक तरीके से फायदा पहुंचाया गया लोगों को। 15,000 के करीब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो टॉयलेट के बारे में बात की जा रही है, इंडिविजुअल जो यहाँ पर उनको देखने को मिल रहे थे, खासकर अगर टॉयलेट बनाना है, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो स्वच्छ विद्यालय अभियान भी चलाया गया। ऐसा नहीं है देखिए यहाँ पर एक जगह काम किया गया, हॉस्पिटल को स्विच करने की बात की गई, विद्यालय को स्विच करने की बात की गई, गांव को स्विच करने की बात की गई, अभी यहाँ पर अर्बन को स्विच करने की बात की जा रही है। तो ये जो प्रोग्राम है ये सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी यहाँ पर चल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय प्रोग्राम लॉन्च कराया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, गोवर्धन स्कीम भी बता दी, गांव को स्वच्छ करने वाली बात यहाँ पर होगी, इसका फर्स्ट फेज क्या था उसके बारे में बता दिया, इसी के साथ में यहाँ पर कौन कौन पैसा कहां से दे रहा है ये बता दिया, सेकंड फेज में कहां से कितना और क्या पैसा आ रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग राज्य कैसे हैं वो बता दिया, और इसी के साथ में कौन कौन सी और यहाँ पर स्कीम सिस्टमेटिक वे में वो आप लोगों को समझा दी। और खासकर पीआईबी का आर्टिकल है तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया,
प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं, खासकर जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले राज्य हैं और बुरी परफॉर्मेंस वाले राज्य में है तो क्यों भाई, क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो एक ही आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर दी, कई सारी स्कीम वगैरह, ताकि क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग बेसिकली कंफ्यूजन में न आए। ठीक है, ये हो गया पूरा आर्टिकल। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो कि रिसेंटली अभी नया नया ताजा न्यूज में है। यहाँ पर कोर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ में, यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3, इसी के साथ में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उस सेक्टर के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा डेटा रिलीज किया गया और उसमें बताया गया जो 8 कोर सेक्टर है हमारे देश के अंदर में, उन कोर सेक्टर में यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिला है वो 5.8 देखने को मिला है फरवरी जो 21 फरवरी 2022 की होगी, बेसिकली 21 नहीं है। ठीक है, इसको चेंज कर लेना। तो ये अभी यहाँ पर बात की गई है। ओके, तो ये अभी यहाँ पर इनका ग्रोथ निकल कर आया, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ निकल कर आता है इसके बारे में कई सारी इंपोर्टेंट बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। एक एक कर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और यहाँ से ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर पहुंच चुकी है। ठीक है, सबसे पहले तो कोर सेक्टर कौन कौन से आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो कोर सेक्टर है फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, आईआईपी में, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग उसको और अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पैरेलल में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये स्क्रीन पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, पहले इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ क्योंकि यहाँ से अगर चीजें बढ़ेंगी तो आप लोग उसको आगे भी कनेक्ट कर पाओगे। कोर सेक्टर के बारे में डायरेक्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर, और यहाँ पर कोर सेक्टर जो है वो टोटल आईआईपी में कितना वेटेज देते हैं इसके बारे में कोई पूछे तो ये बताऊंगा। और फिर यहाँ पर खुद के जो कोर सेक्टर का वेटेज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो 8 कोर सेक्टर है उनका खुद का जो वेटेज है यहाँ पर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 8 कोर सेक्टर है। एक नंबर पे हो गया कोयला, दूसरे नंबर पर हो गया नेचुरल गैस, तीसरा हो गया यहाँ पर क्रूड ऑयल, चौथा हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट, पांचवा हो गया फर्टिलाइजर, छठा हो गया स्टील, सातवां हो गया सीमेंट और आठवां हो गया यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल मिलाकर ये कोर सेक्टर क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना अगर आप लोग काम करने बैठे तो काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कोयले की रिक्वायरमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, यानी कि कोर बोला जाता है, हर एक चीज में इनका यूटिलाइजेशन होगा। कभी भी आप लोगों को यहाँ पर खेती करनी है तो फर्टिलाइजर याद आएगा, बिना खाद के काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, तेल गाड़ी चलानी है आप लोगों को, कुछ भी चलाना है तो क्रूड ऑयल यानी कि तेल की जरूरत पड़ेगी। स्टील की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोई भी आप लोगों को प्रोडक्शन करना है, घर बनाना है, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी में तो सब जगह चाहिएगा, इवन आप लोग मोबाइल अपना चार्ज करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इनको आईआईपी में टोटल मिलाकर जो कोर सेक्टर है, जो टोटल आईआईपी है, आईआईपी मतलब इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें टोटल जो कोर सेक्टर है वो यहाँ पर 40% अपना वेटेज देता है। पर लेकिन यहाँ पर 40% जो है वो अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी वो याद रखिएगा, यहाँ पर ये बेसिकली किसकी है, ये है रिफाइनरी प्रोडक्ट की। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट यहाँ पर टोटल मिलाकर 11% आप लोगों को नजर आएगा। सेम फंडा जब आप लोग इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर बेसिकली इनका वेटेज कितना है, अगर उनको 100% हम लोग मान के चले तो उसमें आप लोग इनका वेटेज कितना मांगोगे, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। यानी कि दोनों तरीके से आप लोगों को चीजें समझनी है, एक साइड से नहीं, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि चीजों को आप लोग उस तरीके से समझें ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को ढंग से क्लियर कर सके अपने माइंड में। ये आईसीआई क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जब इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हम लोग निकालेंगे तो इसका मतलब यहां पर इसको 100% हम लोग मान लेंगे, जो 8 है, 8 टोटल हो गए, इनको 100% में डिवाइड कर दिया। अब इन 100% में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो पहले नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है स्टील, चौथे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है यहां पर कोयला, चौथे हो गया। पांचवें नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो है क्रूड ऑयल। ठीक है, छठे नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो है नेचुरल गैस। ठीक है, ये छठा हो गया। ओके, सातवें नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा फर्टिलाइजर और आठवें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये हो गया बेसिकली जो है सीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 1 2 3, ठीक है, 4 कहां हो गया, अरे चौथा था ना ये, चौथा। ठीक है, 5वां 6वां 7वां 8, तो ये हो गया इस तरीके से। अगर देखो मैं इनको आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो आप लोग यहां पर देखिए, इनको अगर बात करें जो SLV पीडिया के नाम से टेलीग्राम है वहां पर जाकर आप लोग सर्च कर लेना। अगर यहां पर कोर लिखोगे आप लोग, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है, बेसिकली देख सकते हैं आप लोग यहां पर। ठीक है, तो ये कोर सेक्टर जो है इसके बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, गैस, यहां पर सीमेंट, फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा।
इसमें यहाँ पर टोटल मैंने हिंदी में भी प्रोवाइड आप लोग करा रखा है। यहाँ पर किसी को हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। और ये जो कोर इंडस्ट्री है इसके बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। यहाँ पर आप लोग अगर जाकर देखोगे तो सबकी परसेंटेज कितनी है वो भी मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में पूछा गया था उसमें बेसिकली यही पूछा गया था कि इनकी जो परसेंटेज है आईआईपी में वो कितनी है, तो ये 40% है। और जब खुद बोला जाए यहाँ पर इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में तो इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो वो भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। इवन आईआईपी में भी पूछा जा सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जिस तरीके से परसेंटेज यहां पर है उतना ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब यहां वैसे तो कम है 40 है, पर लेकिन अगर पहले दूसरे पर आप लोग जाएंगे तो इसी तरीके से रहेगा। जैसे पहले पर यहां पर क्या हो गया, रिफाइनरी हो गया। दूसरे पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तीसरे पर यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी तीसरे पर आप लोगों को यही नजर आएगा, स्टील हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं। तो इनको कंपेयर करके रखना, क्योंकि ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आगे भी क्वेश्चन यहां पर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोगों के सामने, एक सेकंड, वो यहां पर आप लोग देखिए, ये बोला गया कि आईआईपी जो है यहां पर ये किसके द्वारा बेसिकली कंपाइल और पब्लिश किया जाता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है जिसको एनएसओ बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। ये यहां पर इसको आईआईपी को बेसिकली पब्लिश करता है। पर लेकिन मैंने अभी बताया यहां पर जो कोर सेक्टर के बारे में पब्लिश किसके द्वारा किया गया, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया गया। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये आप लोगों को यहां पर मैं बताने जा रहा हूं बेसिकली, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट देखकर आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। अगर बात करूं यहां पर ब्रॉड सेक्टर के बारे में, जैसे माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसको डिवाइड किया जाता है ब्रॉड सेक्टर और फिर यूजर बेस्ड सेक्टर, जैसे कि गुड सर्विस हो गया, कैपिटल गुड हो गया, इंटरमीडिएटरी गुड हो गया, ऐसे ऐसे डिवाइड किया जाता है आईआईपी को। आईआईपी जो है यहां पर ये 2011 और 12 आप लोगों को इसका बेस ईयर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहां पर ये गवर्नमेंट की एजेंसी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यहां पर अपनी जब पॉलिसी बनाते हैं ना, तो यहां पर इसको आईआईपी को ये यूज करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इसी के साथ में यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग जीडीपी के बारे में बात करते हैं, तो यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, तो इसीलिए मैंने यहां पर बोला आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी, तो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा दी है। अब थोड़ा सा यहां पर इसके बारे में बता देता हूं, यहां से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, क्योंकि रिसेंटली अभी इसके अंदर भी चेंजेस किए गए, तो यहां से अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि रिसेंटली अभी यहां पर इसका नाम भी चेंज किया गया, इसको मर्ज किया गया। पहले यहां पर एक दूसरा बेसिकली यहां पर ऑफिस हुआ करता था, अब यहां पर इनको मर्ज कर एक अलग तरीके से चीजें लेकर चली जा रही है। तो सेंट्रल जो यहां पर स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, पहले यहां पर इस नाम से स्टैब्लिश किया गया था 1951 में, ठीक है। जब यहां पर इसका नाम दिया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सीएसआई इसको बोला गया, ठीक है। फिर आगे चलकर यहां पर क्या हुआ, 1951 में बात थी, फिर 1954 में यहां पर सीएसआई को मर्ज कर दिया गया सीएसओ, और इसका नाम रख दिया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलकर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सीएसओ है वो तो नाम ऐसा ही रहा, पर लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को हटाकर, ठीक है। तो सीएसओ का सीएसओ ही रहा शॉर्ट फॉर्म, पर लेकिन वैसे चेंज कर दिया गया नाम थोड़ा सा आगे चलकर, ठीक है, थर्ड टाइम। अभी यहां पर क्या किया गया रिसेंटली 2019 के फिर में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एक ऑफिस हुआ करता था, और दूसरा स्टैटिस्टिकल जो यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस ये दूसरा हुआ करता था, जिसका नाम चेंज किया गया था। अब स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सेंटर और यहां पर एनएसओ इनको दोनों को मर्ज कर एक बना दिया, अब इसका नाम रख दिया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो यहां से आप लोगों के लिए अभी रिसेंट का क्वेश्चन बन सकता है किस किस को मर्ज कर इसको बनाया गया, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है, जिसको सांख्यिकी और कार्यक्रम बेसिकली कार्यान्वयन मंत्रालय आप लोग बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री जो थी 1999 में इसको बनाया गया था, और इसको भी बनाया गया था दो डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, पूरा नाम हो गया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एक जगह। तो यहां से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़े से इंटरनली जाकर क्वेश्चन अगर पूछने पर कोई आ जाए तो आप लोगों को हर एक लेवल पर तैयार रहना है। बीइंग ए सेल्फी फैमिली मेंबर, आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, मेरा बस ये पर्पज रहता है। तो इसलिए डिटेल में चीजें अपनी तैयार करो, इस तरीके से तैयार करो कि कोई भी क्वेश्चन बने तो एक तरीके से वो क्वेश्चन जो है कम से कम आप लोगों के हाथ से ना बचे, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया, अगर कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में हो तो बताएगा, फिर उसको दूर किया जाएगा। कोई भी डाउट आप लोगों को माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। ये था पूरा बेसिक थ्योरी, ओके। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया। यहां पर बात की जा रही है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आ गया है तो इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, फिर सारी बातें एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके चलते आप लोग चीजों को समझ नहीं पाओगे। और रियलिटी में ये आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट हो गया, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर हुई थी अभी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर। तो इसलिए आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है मैं क्रिस्टल क्लियर करूंगा, ताकि आगे से अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में कोई डाउट न आए, ठीक है।
यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 2 के अंदर यहाँ पर ये आर्टिकल पूछा जा सकता है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज और उनके जो मैंडेट हैं, इसी के साथ में टेररिज्म या फिर कोई भी बॉर्डर एरिया के बारे में, हिंडरलैंड एरिया के बारे में जो भी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो यहाँ से ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और जीएस पेपर 3 में भी जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, 2 में यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चीजों को टैकल कर रहा है, दोनों जगह आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है किसके बारे में, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, जिसको आप लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AFSPA। तो ये AFSPA जो है ये 1958 में यहाँ पर आप लोगों के सामने निकाल कर लेकर आया गया आजादी के बाद में। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में देखिए, एक तो आप लोगों को देखने को मिलता, पाकिस्तान से हमारी कंट्री जो है वो अलग हो गई थी, तो बहुत सारे एरिया यहाँ पर ऐसे हो गए थे जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की बातें कर रहे थे। अलग अलग तरीके से हमारे देश में इंसर्जेंसी देखने को मिल रही थी, यानी कि नहीं, एक तरीके से टुकड़े कर दो, यहाँ पर एक नया एक तरीके से खालिस्तान बना दो, उधर आसाम में बोल रहे हैं बेसिकली अलग अलग राज्य निकाल के बना दो, मणिपुर वाले अलग से वहां पर चीजें चल रही है, नागालैंड में अलग से नागालैंड एक नया राज्य बनाने की बात की जा रही है। तो ये सारे एरिया इतने ज्यादा डिस्टर्ब थे कि यहाँ पर ये लगा कि अगर यहाँ पर सिक्योरिटी को पावर नहीं देगी तो अलग अलग से उनकी खुद की अपनी हथियारबंद अपनी फोर्स बनाकर सारे बैठ गए थे। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक ऐसा कानून लेकर आया गया कि अगर उसको इतनी पावर दे दी जाए ताकि यहाँ पर वो किसी भी तहत से कोई भी अपना एक तरीके से स्टेप उठाकर काम कर सके और एक इमीडिएटली उनको पावर दी जाए, तो यहाँ पर वो चीजें देखने को मिली। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 का है यहाँ पर, वो यहाँ पर पावर देता है बेसिकली यहाँ पर, ताकि जो कि जहां पर भी ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिलती है हमारी सिक्योरिटी फोर्स, वो तुरंत वहां पर इमीडिएट डिसीजन ले सके। अभी क्या किया गया न्यूज में, क्यों बोला गया कि विड्रॉ किया जा रहा है यहाँ पर बेसिकली पार्शियली कई सारे एरिया से, जैसे आसाम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। वैसे अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कहां कहां पर आज के डेट में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि करंटली आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को ये लगा हुआ बेसिकली नजर आएगा। थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो करंट स्टेटस है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का, तो आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। तो आसाम हो गया यहाँ पर, ये नागालैंड हो गया यहाँ पर, और ये मणिपुर हो गया ये ऐसे एरिया है जहां पर काफी ज्यादा आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइंगल है ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है बेसिकली। इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया है, जैसे कि यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं, रटने नहीं यहाँ पर, एक का नाम है तिराप, दूसरे का नाम है यहाँ पर चिंगलाम, ठीक है, एक है यहाँ पर लोंगडिंग। तो ये एक तरीके से एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब एरिया कहलाते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को कई सारे एरिया में देखने को मिल जाता है। तो ये एरिया है जहां पर आज की डेट में आप लोगों को आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो आप लोगों को लगा हुआ नजर आता है। तो ये एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया ताकि कोई भी अगर माइंड में डाउट रहे तो उसको आप लोग बेसिकली क्लियर कर सके। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया मैंने अभी यहाँ पर इसके बारे में, अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे अगर बात करें आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, तो 1958 में लाया गया हमारे देश में, पर लेकिन अगर बात करें किस किस को ये पावर देता है, तो आर्मी, एयरफोर्स और इसी के साथ में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है उनको यहाँ पर ये पावर देता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर जो हमारी बेसिकली फोर्स है वो यहाँ पर काम करेगी, नेवी इसके अंदर नहीं है, ये याद रखेगा। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होगी सारी, और इसी के साथ में आर्मी और एयरफोर्स होगी, इनको यहाँ पर ये पावर देता है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो इसके चलते सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर एक सेक्शन है इसका जिसको सेक्शन 3 बोलते हैं, ये क्या करता है, ये डिक्लेयर कर देता है या तो पार्शियली किसी एरिया को, जैसे कि यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया एक तरीके डिस्ट्रीब्यूट, एक तरीके से डिस्टर्ब एरिया हो गया, ठीक है। और जैसे ही जिसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया तो आर्टिकल 3 को पावर दे दी, बेसिकली सेक्शन 3 जो पावर देता है कि इसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दो कि हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, कई सारे लोगों की जान जा सकती है। तो जैसे ही डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, स्पेशल पावर आ गई यहाँ पर आर्मी और अदर सेंट्रल जो फोर्सेज है उनके हाथ में, कि अब यहाँ पर ये चीजों को कंट्रोल कर सकती है। समझ में आ गया? यानी कि डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करते ही यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लग गया और फिर यहाँ पर पावर आ गई। अब आप लोग बोलेंगे डिक्लेयर कौन करता है, ये तो बता दो। यहाँ पर डिस्टर्ब ये एरिया, तो दोनों को पावर दे रखी है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने की, और स्टेट या फिर जो यूटीज हैं उनको भी, उनमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो वहां पर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। और जैसे ही किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया जो है वो डिक्लेयर किया गया, फिर इनके हाथ में पावर आ जाती है कि अपने हिसाब से ये चीजों को जो है वो टैकल करके यहाँ पर चल सकते हैं। यानी कि जहां जहां पर इनको लगता है जितने जैसे जैसे ये एक्शन उठा सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये एक्शन उठा सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। अभी यहाँ पर जो एरिया है, जैसे आप लोगों से बात की जाए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, पार्शियली और फुल्ली कहां पर इसको बेसिकली लगाया जा रहा है और कहां से उठाया जा रहा है, तो ये एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पार्शियली जो हटा दिया गया यहाँ पर, ये जो एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो आप लोगों को यहाँ पर ये पार्शियली यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है।
इसी के साथ में जो यहाँ पर आर्म फोर्स जो फोर्स में है यहाँ पर, तो जो डार्क वाला एरिया देखने को मिलेगा यहाँ पर फोर्स में है, और जहां पर यहाँ पर फुल्ली हटा दिया गया है ये वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये रटना नहीं है क्योंकि ये चेंज होता रहता है, इसके बारे में ऐसा नहीं कि आप लोगों को इसको रटना है, बस आप लोगों के लिए मैप इसलिए दिखाया गया ताकि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सके। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जैसे मैंने अभी सेक्शन 3 के बारे में आप लोगों को बताया, सेक्शन 3 क्या कर रहा है, सेक्शन 3 यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने का काम कर रहा है कि ये एरिया डिस्टर्ब एरिया है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हमेशा के लिए डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, लिमिटेड टाइम पीरियड है यानी कि 6 महीने। अगर उसके आगे फिर देखना है तो फिर उसको रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद में देखेंगे आगे एक्सटेंड करना है नहीं करना है। ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया हमेशा डिस्टर्ब एरिया रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा, अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के जब आप लोग बात करते हैं डिस्टर्ब एरिया जब डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सेक्शन 4 आता है, फिर यहाँ पर ये इंपावर करता है कि आप लोग ओपन फायर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग जाकर एक्शन ले सकते हैं। तो सेक्शन 3 डिस्टर्ब एरिया बताता है, सेक्शन 4 जो है यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ पर कहीं पर भी ओपन फायर कर सकते हैं, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टेप उठा सकते हैं। पर लेकिन अगर आर्म फोर्स से कोई गलती हो गई ये काम करने में, सेक्शन 7 जो आता है फिर वो पावर में आता है कि उनके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लिया जाए, अब यहाँ पर उनके खिलाफ कोई केस चलेगा, जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने गलती से किसी इंसान को मार दिया, तो यहाँ पर प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अगर परमिशन देगी तो ही यहाँ पर बेसिकली उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हुए नजर आते हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाओ, ये बिल्कुल गलत है। मास लार्ज स्केल पर यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है, आर्मी को एक इतनी तगड़ी वाली पावर दे दी गई है, जैसे यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों की आर्मी को पावर हुआ करती थी कि कहीं पर भी गोली चला सकते हैं। तो आजाद देश में ये बोला जा रहा है कि ऐसा एक्ट रखना कितने हद तक सही है, पर लेकिन दूसरी साइड में हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा अपने देश की सिक्योरिटी रखना भी तो उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार उकसाया जाता है कई सारे लोगों को और कई बार बाहर से भी इंटरफेयर किया जाता है इंटरनल मैटर में, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसे इशू देखने को मिलते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर सोल्यूशन निकलेगा। और ये जो कानून है ये कानून काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे आजादी से पहले अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को लेकर चलूंगा तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली यूज किया जाता था, ठीक है। पहली बार यहाँ पर 1942 में जब महात्मा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया तो तब यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जैसे यहाँ पर ये कानून निकाल कर लेकर आया गया था। वॉइसराय के द्वारा यहाँ पर जिनका नाम था बेसिकली लिंगलित्गो, ठीक है, तो लिंगलित्गो जो है इनके द्वारा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पर 1942 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करके लाया गया, जिसके चलते हमारे जितने भी लीडर थे यहाँ पर उनको उठाया गया, ठीक है। तो इसके आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी ये अंग्रेजों के द्वारा यूज किया था, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी जाती थी जहां पर भी कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलता था। पर लेकिन जब हम देश आजाद हुआ हमारा देश, फिर उसके बाद में कई सारे डिस्टर्ब एरिया है, बंगाल, आसाम, ईस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, तो वहां पर जरूरी था कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कानून लेकर आ जाए कि ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि हाँ यार ऐसा कानून होना चाहिए, और उनके द्वारा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो यहाँ पर एक एक्ट कानून बनाया गया और स्टैट्यूटरी यानी कि कानून के थ्रू प्रोविजन दिया गया बेसिकली कैसे यहाँ पर चीजों को टैकल करना है, और उसको हम लोग यहाँ पर आज के डेट में इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर केस भी है जिसके चलते यहाँ पर ये बोला जाता है कि आप लोग यहाँ पर इसको हटा देना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर कई बार इसके बारे में बातें की जा चुकी है। तो याद रखिएगा, एक कमेटी का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली कमेटी का नाम क्या है, कमेटी का नाम है यहाँ पर बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, ठीक है। बीपी जीवन रेड्डी कमेटी जो है यहाँ पर ये कमेटी, इसके द्वारा ये बोला गया था कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है लोगों की। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर लोग जो है एक तरीके से उनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से गोली चला देना, उनकी डेथ हो जाती है, तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करें, एक तरीके से जान लेने तक का अधिकार यहाँ पर दे दिया है। कई बार गलती हो जाती है, अभी आप लोगों ने देखा था रिसेंटली हमारी सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा गलती हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे देश में यहाँ पर एक मुहिम उठ गई थी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाए। पर लेकिन फिर भी वही बात निकल कर आती है, हटा तो दिया जाए, अब लोकल एरिया में जो भी इंसर्जेंसी वहां पर हो रही है, लोकल एरिया में जो भी यहाँ पर हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, उनको फिर कैसे हम लोग टैकल करेंगे, तो वो भी चीजें हम लोग को समझनी है। तो एक बैलेंस बनाकर चलने वाली चीज काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को बिल्कुल होनी चाहिए, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो इसके बारे में उस डाउट को क्लियर करके चलना है आप लोगों को। तो अंग्रेजों के टाइम पर भी इसको रखा गया था, अभी भी हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, तो इसके पीछे बेसिक रीजन यही है। सेक्शन 3, 4 और 7 जो बताया उससे क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है। अब कुछ और बेसिक चीजें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा वो आप लोग याद रखेगा। फिलहाल जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो कंप्लीटली हटा दिया गया है मेघालय से, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेगा, मेघालय से इसको कंप्लीटली हटा लिया गया है, ठीक है। यहां पर आप लोग देखिए जो मेघालय हो गया, यहां से इसको कंप्लीटली हटा लिया गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। त्रिपुरा से 2015 में इसको कंप्लीटली रिपील कर दिया गया था, त्रिपुरा में भी आज के डेट में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर जब मिजो अकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो मिजोरम से भी यहाँ पर बेसिकली विड्रॉ कर लिया गया था। यानी कि मिजोरम में भी आज के दिन में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर ये लगा रहा करता था। तो ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो टाइम टू टाइम इसके अंदर चेंज आते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसे ही चलते रहते हैं। अभी फिलहाल क्या किया गया आज की डेट में जो हम लोग ये आर्टिकल डिस्कस करें, अभी कई सारे एरिया से इसको यहाँ पर हटा लिया गया है। यानी कि जैसे आसाम में से 23 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर इसके अंदर से निकाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे रटना नहीं है यहाँ पर, ये जो है अभी रिसेंटली आसाम में से हटाया गया, नागालैंड में से हटाया गया, मणिपुर में से पार्शियली, फुल्ली नहीं हटाया गया कंप्लीटली। अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ एरिया में एक्सटेंड किया गया 6 महीने के लिए और, ठीक है। आसाम के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इसी तरीके से पैटर्न में आप लोगों को। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर आज के में ये कानून आप लोगों को लगा हुआ नजर आता है। तो अगर ये पूछ ले किन किन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के में, कहां से पावर इसके निकल कर आती है, इसके साथ में यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को सारी मैंने बता दी यहाँ पर इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, तो एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसकी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता दी और इसी के साथ में सेक्शन कौन कौन से जहां से पावर निकल के आती है वो आप लोगों को बता दी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये जो जीवन रेड्डी कमेटी है ये भी आप लोग याद यहाँ पर रख सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। तो ये थी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये है अमरनाथ की यात्रा के बारे में। ये आर्टिकल आप लोगों को बचा हुआ था, इसको आज कंप्लीट कर देंगे अच्छे से, कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ये एक इंपॉर्टेंट कल्चर के पॉइंट ऑफ से यात्रा मानी जाती है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ये है यहाँ पर अमरनाथ केव, जहां पर ये बेसिकली हम लोग यात्रा करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये जो आप लोगों को टेम्पल देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक बर्फ से बना हुआ शिवलिंग आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर अभी पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर 2 साल से लगभग यहाँ पर ये यात्रा जो है वो नहीं कंडक्ट कराई जा रही थी, यहाँ पर लोग नहीं जा पा रहे थे। पर लेकिन अब जो है इसको 30 जून से यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, अगर जाने की बात यहाँ पर की जाए, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ से होते आप लोग जाते हैं तो 2 रूट देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर ऊपर से जाएंगे तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली बाल्टल, तो यहाँ से होते आप लोग जाते हैं तो ये एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। एक यहाँ से आता है जो पहलगांव है, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, कोई ऐसा इसको प्रॉपर रास्ता नहीं है, जो बेसिकली खच्चर जो होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर इंसान जो है वो आप लोगों को ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर पहुंचते हुए आप लोग नजर आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर जाना है तो एक प्रॉपर पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पर जो ये शिवलिंग फॉर्मेशन यहाँ पर ये होता है, ये आखिर किस बेस पर होता है। तो यहाँ पर ये 2 टर्म है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे आप लोगों के लिए एग्जाम का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले को बोला जाता है यहाँ पर स्टेलेटाइट और दूसरे को बोला जाता है स्टैलेग्माइट। मतलब क्या है, आप लोग नॉर्मली यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक और आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊंगा अभी यहाँ पर, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो ये जो ऊपर से यहाँ पर बेसिकली बर्फ जो है, यहाँ पर पानी जो है इतना ठंडा होता है कि वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ बनता बनता जब यहाँ पर ये टपकता है यहाँ पर नीचे, तो ये जो ऊपर से जो निकलता हुआ ये बर्फ आता है, ठीक है, वहां से टपक टपक कर वो नीचे टपकता है, और नीचे फिर इसी तरीका जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ऊपर से पानी टपकता है और फिर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसी के फॉर्म में यहाँ पर ये जो है ये शिवलिंग का फॉर्मेशन होता है। ऊपर से टपकता टपकता जब यहाँ पर ये मिल जाएगा तो पूरा ऐसा शिवलिंग का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये शिवलिंग बनता है ये नेचुरल तरीके से शिवलिंग बनता है, जो कि यहाँ पर खासकर इसकी हमारी कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपोर्टेंस यहाँ पर हो गई है, जिसके चलते यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं वो हर साल विजिट करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है इसका बनने का। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर फिर ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके चलते जो क्लाइमेट चेंज है, इवन कल्चर के ऊपर भी उसका इंपैक्ट अगर आप लोगों को कोई देखने को मिले तो यहां से आप लोग उसको कंपेयर करके बोल सकते हैं कि कल्चर के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये इसलिए कई बार यहाँ पर न्यूज में रहता है, जब यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें आप लोग को देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की आप लोग एक तरीके से चीज देख सकते हैं कितना खतरनाक होता है कि लोग जो है कल्चरली एक चीज के साथ में कनेक्ट है। सोचो अगर शिवलिंग का फॉर्मेशन ही ना हो तो यहाँ पर आप लोगों को फिर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जिस तरीके से जो प्रोसीजर होता है नेचुरली, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, जिसके चलते यहाँ पर ये शिवलिंग फॉर्मेशन होता है, तो अगर यही पूरा प्रोसीजर यहाँ पर नहीं हो पाया तो फिर कैसे यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर कई बार ये भी यही चीज देखने को मिलती है कि इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि जो चीजें हैं यहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसको हम लोग यहाँ पर सुधार सकें। ये जो यात्रा है यहाँ पर ये एक एनुअल अमरनाथ यात्रा आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि हर साल यहाँ पर और लॉर्ड शिव की पूजा की जाती है हिमालय के इस रीजन में,
जिसके चलते यहाँ पर कई सारे लोग जो है अलग अलग एरिया से यहाँ पर आते हैं। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है हालांकि इसका कि कब ये यात्रा जो है वो स्टार्ट की गई थी, ये इसके बारे में मतलब लोग जो है अपने आप से ही अंदाजा लगा लेते हैं, पर लेकिन रियलिटी में कोई ऐसा ऑफिशियल डेटा नहीं है जिसके बारे में यहाँ पर बोला जा सके कि ये इस टाइम पर यहाँ पर ये यात्रा जो है वो यहाँ से स्टार्ट की गई थी। लेकिन अगर ज्ञाताओं के हिसाब से माना जाए, जो काफी इसके बारे में जानते हैं लोग, उनके द्वारा ये बोला गया कि जब भगवान शिव जो थे उनके द्वारा डिसाइड किया गया कि अपनी सीक्रेसी बतानी है बेसिकली किसको, पार्वती जी को, कि वो अमर क्यों है, ठीक है, यानी कि अमर कथा उनके द्वारा यहाँ पर सुनाई गई। तो यहाँ पर अमरनाथ केव में यहाँ पर गए और वहां पर बेसिकली उनको वो कथा सुनाई गई, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से ये कहानी है जिसके बेस पर यहाँ पर ये इसका एक ब्यौरा निकाला जाता है, पर एग्जैक्टली यहाँ पर कोई ऑफिशियल यहाँ पर इसका रिकॉर्ड नहीं है कि कब से यहाँ पर ये जो यात्रा है ये बेसिकली स्टार्ट हुई। पर हाँ, ये जरूर है कि ये यात्रा जो है वो क्यों स्टार्ट की गई, इसके बारे में जरूर यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। केव जो है यहाँ पर ये 3888 मीटर अबव द सी लेवल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये, या तो आप लोग यहाँ पर पैदल पहुंच सकते हैं या फिर यहाँ पर जो खच्चर होते हैं इनके ऊपर बैठकर पहुंच सकते हैं। कोई ऐसा रोड बनाने का यहाँ पर तरीका नहीं है, और देखिए सही भी है। रीजन क्या, मैंने क्यों बोला यहाँ पर सही है, कोई रास्ता जाने का नहीं है। वीडियो को पॉज कर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग बताओ आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं सही भी है, तो आप लोग इसका क्या आंसर दोगे, मतलब क्यों है ये सही, मैंने ऐसा क्यों बोला। उसके पीछे रीजन ये कि अगर कल को यहाँ पर ये जो रास्ता ये मोटरेबल हो गया तो दुनिया भर की गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है आप लोगों को नजर आएंगी, और ये गाड़ी अगर यहाँ पर चली जाती है तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए यहाँ पर कितना ज्यादा पोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और कितना ज्यादा गर्मी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसके पिघलने के चांसेस जो है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगी। ये जो प्रोसेसर है ये इस तरीके से फॉर्मेशन का ये कंप्लीट होता हुआ नजर ही नहीं आएगा, तो इसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर लगभग 46 किलोमीटर के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है जो जाते हैं यहाँ पर पहलगांव से, और 16 किलोमीटर यहाँ पर जो बाल्टा है ये आप लोगों को रास्ता नजर आएगा, जिसके थ्रू यहाँ पर होते हुए लोग जो है ये इस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचते हैं। यानी कि इसके आसपास वाले एरिया में यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ताकि इंसान जो है यहाँ पर बेसिकली अपनी गाड़ी वगैरह लेकर यहाँ पर जा सके। तो आप लोग क्या रहे हैं यहाँ पर, ये सही है या फिर गलत है, अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए तो मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब मुझे यार ये सही लगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, पता चला आगे चलकर ये फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो समझ सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं जो श्रद्धा लेकर यहाँ पर टिके हुए हैं, तो एक तरीके से उनकी श्रद्धा को ठेस इससे पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे पर्सनली, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा। बाकी इसके बारे में जो कुछ प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे फॉर्म क्या आता है, तो यहाँ पर जो केव है इसके अंदर में ये जो शिवलिंग यहाँ पर फॉर्म होता है, तो शिवलिंग की शेप में यहाँ पर ये पूरा बनता है इस तरीके से। और जो मैंने प्रोसीजर बताया यहाँ पर ये दोनों का, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसके बेस पर यहाँ पर ये फॉर्मेशन बनता है। तो ये आइस का आप लोगों को फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर ये टिप यहाँ पर कनेक्ट होता रहता है इस तरीके से, और पूरा शिवलिंग यहाँ पर तैयार हो जाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर निकल सकता है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है नॉर्मली आप लोगों से कई बार पूछ भी ली जाती हैं। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होगी तो फिर कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसका पूरा जो प्रक्रिया है अगर इसके बारे में बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा एक प्रक्रिया देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये केव की सीलिंग हो गई और यहाँ से इस तरीके से चीजें जो है वो निकलना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर ड्रिप पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर यहाँ पर ये बेसिकली पड़ता रहता है, और टेम्परेचर ऐसा रहता है कि दोनों ही यहाँ पर बेसिकली पानी में कन्वर्ट नहीं होती है। ये भी बर्फ की फॉर्म में पड़ता है और यहाँ पर भी बर्फ की फॉर्म में यहाँ पर लेयर दर लेयर जो है ये जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा शिवलिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। क्या इससे पहले आप लोगों को पता था कि शिवलिंग का फॉर्मेशन ऐसे होता है? बताइए अगर हाँ या फिर ना। देखता हूं किस किस को इसके बारे में पता है, ठीक है। अगर बात करें सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, ये कहां पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर बेसिकली लेडर जो वैली है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा थ्रू आउट द ईयर जो है वो बर्फ से ढका हुआ एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के वेद पर यहाँ पर ये चीजें होती है। और शिव जो है, शिव जी के बारे में यहाँ पर ऋग्वेदा में भी बेसिकली बोला जाता है, बेसिकली एक तरीके से प्योरीफायर ऑफ द गुड्स एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल, यानी कि जो लोग हैं एक तरीके से उनको शुद्ध करने का काम करता है और जो गलत इंसान है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो लॉर्ड शिवा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से जगह यहाँ पर रखते हैं। अगर हिंदू रिलीजन के बारे में बात करें, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, वैदिक मैथोलॉजी हो गया, या रिचुअल्स हो गई, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलती है हमारे देश में, तो इस तरीके से काफी लार्ज स्केल पर इनसे यहाँ पर कनेक्ट कर आप लोग चीजें देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हड़प्पा और मोहनजोदारो के अंदर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एंशिएंट जो टाइम में इनके बारे में यहाँ पर बातें की जाती हैं। रिचुअल्स यहाँ पर फॉलो की गई। आगे चलकर अमरनाथ केव का रेफरेंस मिल जाता है आर्यभट्ट की, जो बेसिकली जो चीजें हैं उनमें भी रेफरेंस यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो अमरनाथ श्राइन्स के बारे में और भी कई जगह यहाँ पर बातें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यानी कि हिस्ट्री का बोध तो कराती है, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग को ये नहीं देखने को मिलेगा
कि यहाँ पर और कहां से ये स्टार्ट चीजें कहां से हुई, उसका बेसिक नहीं आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ये है ये सारी चीजें, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर नॉर्मली वैष्णो देवी के लिए भी काफी फेमस है। आप में से कई सारे लोगों ने विजिट किया होगा, मैं भी यहाँ पर 2 बार जा चुका हूँ बेसिकली। अब तो काफी टाइम हो गया, 2 बार नहीं, हाँ 2 बार गया था, मतलब 2-3, मतलब बच्चा था उस टाइम पे। 2 बार तो मुझे याद आ रहा है, एक बार शायद मामा जी के साथ में गया था आई थिंक, मतलब 2 बार तो पूरा कंफर्म है, ठीक है। और एक बार पापा जी के साथ में गया था। पापा जी थे वो बेसिकली आर्मी में थे और मामा जी एयरफोर्स में थे, ठीक है। एक बार को और मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली, मैं मतलब कंफर्म नहीं हो, पर हाँ 2 बार तो मुझे पक्का याद आ रहा है, ठीक है। पर हाँ बहुत ही टाइम हो गया, अब मुझे लग रहा है फिर से रिवाइंड कर लेना चाहिए, एक बार और यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, इनकी लोकेशन, ठीक है। त्रिकुट माउंटेन में यहाँ पर बेसिकली वैष्णो देवी है, और शंकराचार्य जो है यहाँ पर ये जबारवान माउंटेन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो ये बेसिकली टेम्पल आप लोग को नजर आएगा। इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, कई बार जम्मू एंड कश्मीर काफी ज्यादा न्यूज में है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और है यहाँ पर बेसिकली रघुनाथ टेम्पल, जिसके बारे में पूछा जा सकता है, जो महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो एक ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये 3 और एरिया है यहाँ पर इसके अलावा, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। और जम्मू एंड कश्मीर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था कश्मीर फाइल्स की वजह से, तो मुझे लगा इनके बारे में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं, ताकि आप लोगों के माइंड में चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था बेसिक पर्पज। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक कोटेशन देखी इंपोर्टेंट, उसके बाद में एक इंपोर्टेंट डे देखा। इसी के साथ में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों को बता दी। कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, अगर होगा तो फिर उसको हम लोग दूर करेंगे, अच्छे से देखेगा। हिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी बताई, इसके एक कमेटी के बारे में बताया। बस बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने कोर सेक्टर के बारे में बातें की, और जो मैंने आप लोगों को बताया वो वहां पर टेलीग्राम पर उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आईआईपी के बारे में नोट्स जो वहां पर प्रोवाइड करा रखे हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री के बारे में ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी को लेकर कैसे कैसे क्या क्या काम चल रहे हैं, तो इसके बारे में कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अमरनाथ जी की जो यात्रा है उनके बारे में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर कर दिया, कैसे कैसे बेसिकली बनता है यहाँ पर ये पूरा जो प्रोसीजर, वो मैंने आप लोगों को बताया, और क्या क्या यहाँ पर एरिया है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि अटेम्प्ट करने हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, वीडियो को पॉज कर एक बार इनका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। अच्छे से इनका आंसर दीजिए आप लोग, और फिर आंसर जो इनका पीडीएफ में तो मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट डे के जो क्वेश्चन थे। एनसीपीएल ये क्या है, इसके बारे में बात की थी। एसवीपीएनपीए क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। कोलंबो की सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, ये आप लोगों को आंसर देना था। बाकी यहाँ पर वर्ल्ड में लार्जेस्ट कौन है, यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है, ये बात की थी ऑयल के बारे में, ठीक है। रसिया के जो पर्टिकुलर जो रसिया का सुकोल ऑयल है उसमें कौन काम करता है हमारे देश का, यहाँ से हम लोग ऑयल ले रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ में एलिफेंट कहां पर पाए जाते हैं, कौन सा अमेंडमेंट था, फॉरेस्ट को यहाँ पर बेसिकली ट्रांसफर किया गया कौन के लिस्ट में, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन थे। वीडियो को पॉज करना, आंसर बताऊंगा, फिर आप लोग उनको आंसर को मैच करना, ठीक है। जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ प्राइसिंग एंड लॉ जो इन्फोर्समेंट है एनसीपीएलई, तो ये है बेसिकली यहाँ पर जिसके बारे में बात की थी। ये यहाँ पर बनाया जा रहा है हमारी कंट्री की बेसिकली सपोर्ट से, कहां पर, मालदीव के अंदर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी के बारे में बात की थी, हैदराबाद के अंदर में है। इसी के साथ में इंडियन, श्रीलंका और मालदीव, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर मिलकर कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में हम लोग बात करते हैं। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, और यूएसए दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रसिया। इंडिया जो है तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेसिकली कंज्यूम करता है, यूएसए और चाइना के बाद में। ओएनजीसी वेदांत जो है वो रसिया में काम कर रही थी, उसने यहाँ पर एसपीसीएल और बीपीसीएल को अभी पेट्रोल क्रूड ऑयल बेचा, ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी, आसाम में दूसरे नंबर पर, केरला में तीसरे नंबर पर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, ये आप लोग याद रखेगा। और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मॉर्निंग में मिलूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और अपना ध्यान रखिए अच्छे से, और लाइफ को एंजॉय करिए। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।